कहानी की शुरुआत होती है फ्यूचर वाली धरती से, जब अर्थ इंसानों के रहने लायक नहीं बची थी, क्योंकि इस टाइम तक दुनिया पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी और इस तबाही के पीछे सबसे बड़ा हाथ खुद इंसानों का ही था। इंसानों की लापरवाही की वजह से अर्थ पर पॉल्यूशन का लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया था कि हमारे पूरे प्लेनेट का वेदर और क्लाइमेट पूरी तरह से चेंज हो गया। वैसे अर्थ के बर्बाद होने का मेन रीजन जंग थी। एक वक्त था जब दुनिया में एक देश की दूसरे देश के साथ लड़ाई चलती ही रहती थी। सालों साल अलग अलग देशों के बीच जंग होने की वजह से उन वॉर्स में जो बम और केमिकल्स यूज हुए थे, उनके रिएक्शन के कारण सब कुछ एकदम खत्म हो गया और धरती पर रहने लायक कोई जगह नहीं बची। अर्थ की ऐसी सिचुएशन की वजह से दुनिया के सैकड़ों लोग मारे गए, लेकिन फिर भी दुनिया के अलग अलग कोनों में जो कुछ सर्वाइवर्स बचे थे, वो सब मिलकर एक खास जगह पर इकट्ठा हुए। ह्यूमन सिविलाइजेशन को बचाने के लिए उन सब ने मिलकर कुछ ग्रुप्स बनाए और एक बहुत बड़ी जगह चुनी। फिर उन सब ने दिन रात कड़ी मेहनत करके अपने रहने के लिए वहाँ एक शहर बनाया। ये शहर एकदम एडवांस्ड और मॉडर्न था। शहर बनने के बाद उसके चारों तरफ एक बहुत बड़ी दीवार बनाई गई जो काफी ऊंची और मजबूत थी। इस शहर का एक लीडर भी है जिसका नाम एविलियन है, जो यहाँ की हर चीज को मैनेज करता है। एविलियन ने ही अपने लोगों के साथ मिलकर शहर के अंदर वो सारी फैसिलिटीज दी हैं जो हमारी नॉर्मल दुनिया में होती हैं, जैसे कि खाना, पढ़ाई, रहने की जगह और मेडिकल हेल्प। इंसानों की जो भी बेसिक जरूरतें होती हैं वो सब वहाँ मौजूद थी। लेकिन इस शहर के कुछ रूल्स भी हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है कि यहाँ का कोई भी इंसान अपनी मर्जी से शहर के बाहर नहीं जा सकता। मतलब शहर के चारों तरफ जो दीवार है उसे पार करना वहाँ के हर इंसान के लिए सख्ती से मना था। अब एविलियन के लोग यहाँ के सभी लोगों को बताते हैं कि इस दीवार के बाहर रहने लायक कोई भी जगह नहीं बची है, और अगर कोई इंसान इस दीवार को पार करके बाहर जाता है तो वो दुनिया के मौजूदा एटमॉस्फेयर के साथ तालमेल नहीं बिठा पाएगा, जिसकी वजह से उसकी तुरंत मौत हो जाएगी। इसीलिए जान जाने के डर से अब तक किसी भी इंसान ने उस दीवार को पार करने की हिम्मत नहीं की। एविलियन के लोग ये भी बताते हैं कि इस शहर के अंदर जितने लोग हैं बस वही अब इस दुनिया में जिंदा बचे हैं। इस शहर के बाहर एक भी इंसान जिंदा नहीं है। एविलियन और उसकी पूरी टीम एक अलग ही पावरफुल ग्रुप थी। उन सब ने मिलकर शहर के हर नागरिक के लिए काफी सख्त नियम बनाए थे, जैसे कि शहर के हर इंसान पर होलोग्राम वीडियो के जरिए नजर रखी जाती है, जिसकी वजह से कोई चाहकर भी नियमों के बाहर नहीं जा सकता। यहाँ तक कि कोई दीवार पार करने की सोच भी नहीं सकता, क्योंकि लगातार निगरानी होने की वजह से जो भी अब तक दीवार पार करने की कोशिश करता है वो तुरंत पकड़ा जाता है। और अगर कोई इंसान दीवार पार करते हुए पकड़ा गया तो उसे शहर के सबके सामने मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस शहर के नियम तोड़ने की यही सजा थी, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं होती थी। इसी तरह बहुत साल बीत जाते हैं और हर इंसान उन्हीं नियमों के बीच अपनी जिंदगी गुजार रहा है। इसके बाद हम एक लड़के और लड़की को शहर की एक जगह पर खड़े देखते हैं। लड़के का नाम ट्रेस है और लड़की का नाम टॉबी। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और यहाँ इस शहर के बारे में बातें कर रहे थे। ट्रेस टॉबी से कहता है, बचपन से ही मेरी बहुत इच्छा है कि मैं देखूं इस दीवार के पीछे आखिर है क्या, हम क्यों इस दीवार के अंदर कैद रहें। मुझे तो कभी कभी शक होता है कि हमें हमेशा इन चार दीवारों के बीच ही क्यों रहना पड़ता है। हम चाहे तो धीरे धीरे पूरी दुनिया में इंसानों की आबादी बढ़ा सकते हैं, और आखिर क्यों हमें कभी दीवार के बाहर जाने नहीं दिया जाता। तुम देख लेना, एक दिन मैं इस दीवार के बाहर जरूर जाऊंगा। क्या तुम इस मिशन में मेरे साथ दोगी? टॉबी तब ट्रेस की बात मान जाती है। वो भी असल में उस दीवार को पार करना चाहती है। वो भी देखना चाहती है कि बाहर की दुनिया में क्या है। क्या वाकई दुनिया में कोई जिंदा नहीं बचा है या फिर उन्हें धोखा दिया जा रहा है। अब जब वो दोनों इन सब चीजों के बारे में बात कर रहे थे, तभी शहर के बीचों बीच एक होलोग्राम वीडियो चालू होता है। उस वीडियो में कहा जा रहा था, आप सभी से गुजारिश है कि शहर के कायदे कानूनों को माने। अगर आप नियम तोड़ते हैं और दीवार पार करने की कोशिश करते हैं तो गवर्नमेंट के लोग तुरंत आपको पकड़ लेंगे और सबके सामने आपको मौत की सजा दी जाएगी। असल में अब इस शहर में हर रोज ये होलोग्राम वीडियो चलाया जाता है, क्योंकि आजकल शहर के बहुत से लोग दीवार पार करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में कई लोग एविलियन की टीम के हाथों पकड़े भी गए हैं। इसीलिए बाकी लोगों को वार्निंग देने के लिए रोज ये वीडियो दिखाया जाता है। आज भी उन्होंने कुछ लोगों को दीवार पार करते हुए पकड़ लिया था, जिसकी वजह से शहर के हर इंसान को एक खास जगह पर बुलाया गया। टॉबी भी वहां पहुंचती है और वहां शहर का हर नागरिक मौजूद था, यहाँ तक कि उसका बॉयफ्रेंड ट्रेस भी वहीं था। जब टॉबी वहां जाती है तो उसकी मुलाकात जोहिना नाम की एक औरत से होती है। जोहिना असल में बहुत पहले से इस शहर की लीडर बनना चाहती है, यानी वो एविलियन की जगह लेना चाहती है। लेकिन जब भी लीडर चुनने के लिए वोटिंग होती है तो वो किसी न किसी वजह से हार जाती है। फिर भी वो लीडर बनने की अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है। थोड़ी देर बाद सबके सामने मैक्स नाम के एक अपराधी को लाया जाता है, जिसने दीवार पार करने की कोशिश की थी। वहाँ एविलियन अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद थी। एविलियन की टीम का एक मेंबर सबसे पूछता है, इसे अब क्या सजा दी जाए। सब चिल्लाने लगते हैं, शहर के नियम के हिसाब से हम इसकी मौत चाहते हैं। कुछ लोग इन कड़े नियमों के खिलाफ भी थे, लेकिन उनकी आवाज दब जाती है। कुछ ही देर में एक शख्स मैक्स के गले में एक इंजेक्शन लगाता है और फिर सबके सामने उसे गोली मार दी जाती है। शहर के ज्यादातर लोग इसे एंजॉय कर रहे थे। दरअसल अपराधियों को सबके सामने मारने का मकसद यही था कि उनका अंजाम देखकर बाकी लोग डरें।
लेकिन ट्रेस को ये सब बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो सीधा एविलियन के पास जाता है। असल में एविलियन उसकी अपनी माँ थी, लेकिन बेटा होने के बावजूद वो अपनी माँ के खिलाफ था। उसे ये कायदे कानून सही नहीं लगते थे, क्योंकि छोटी सी गलती पर किसी की जान लेना नॉर्मल बात नहीं है। पर एविलियन के पास इतनी पावर थी कि किसी में भी उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं थी, यहाँ तक कि उसके अपने बेटे में भी नहीं। एविलियन असल में खुद को इस शहर की रानी समझती है और बाकी सब उसके लिए प्रजा की तरह थे। इसके बाद ट्रेस और टॉबी शहर की उसी जगह पर दोबारा मिलने आते हैं जहां वो अक्सर मिला करते हैं। ट्रेस यहाँ टॉबी से कहता है, मैंने अपनी माँ को बहुत समझाने की कोशिश की है कि वो लोगों के साथ ऐसा बर्ताव न करें, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुनती। इसलिए अब मैंने पक्का इरादा कर लिया है, मुझे जानना ही होगा कि हमें इस शहर से बाहर क्यों नहीं जाने दिया जाता और क्यों वो इस तरह बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं। टॉबी हमेशा की तरह ट्रेस की बात से सहमत थी। वो भी इस राज से पर्दा उठाना चाहती थी, लेकिन टॉबी ने कहा, मैं भी तुम्हारे इस मिशन में साथ दूंगी, पर मुझे अपने भाई की बहुत फिक्र होती है। मुझे किसी भी तरह उसे आजाद कराना होगा। असल में टॉबी के भाई का नाम कोलाब है, जिसे एविलियन ने किसी वजह से जेल में बंद कर रखा है। ट्रेस फैसला करता है कि वो कोलाब को छुड़ाकर ही दम लेगा। वो सीधा शहर की उस जेल में पहुंच जाता है जहां बहुत से लोगों को कैद किया गया था। जब वो किसी तरह कोलाब को जेल से निकालकर भाग रहा था, तभी कुछ गार्ड्स की नजर ट्रेस पर पड़ गई। जैसे ही ट्रेस कोलाब को लेकर सबकी नजरों से बचकर बाहर निकला, गार्ड्स ने वहां पहुंचकर उन्हें रुकने को कहा, लेकिन ट्रेस ने यहां आने से पहले ही एक प्लान बना रखा था जो उसने कोलाब को पहले ही बता दिया था। गार्ड्स को देखते ही ट्रेस ने तुरंत कोलाब पर गोली चला दी और कोलाब जमीन पर गिर पड़ा। गार्ड्स ये देखकर खुश हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि ट्रेस अपनी माँ की तरफ ही है और उसने गुस्से में आकर कोलाब को मार दिया है। गार्ड्स वहां से चले गए और उनके जाते ही कोलाब तुरंत उठ खड़ा हुआ। दरअसल वो दोनों नाटक कर रहे थे ताकि गार्ड्स को चकमा दे सके। वहां उनके साथ टॉबी भी मौजूद थी। गार्ड्स के जाने के बाद वो तीनों मिलकर गार्ड्स की ही एक गाड़ी में बैठ गए और वहां से भागने लगे। लेकिन अचानक रास्ते में एक लड़के ने उन्हें देख लिया। ये लड़का ट्रेस का दोस्त डेविड था। डेविड को उनके प्लान के बारे में पता चल गया था कि वो शहर की दीवार पार करने वाले हैं, इसलिए वो भी उनके साथ शामिल होना चाहता था। ट्रेस उसे साथ नहीं ले जाना चाहता था, लेकिन डेविड उन्हें ब्लैकमेल करने लगा। डेविड ने कहा, अगर तुमने मुझे अपनी टीम में नहीं लिया तो मैं एविलियन और उसकी टीम को सब बता दूंगा, और एविलियन भले ही तुम्हारी माँ हो, पर तुम जानते हो कि पावर के लिए वो कुछ भी कर सकती है। अब तुम राजी हो या नहीं, ये तुम देख लो। ये सुनकर ट्रेस मजबूरी में मान गया और डेविड भी गाड़ी में सवार हो गया। थोड़ी देर बाद वो एक चेक पॉइंट पर पहुंचे जहां क्रिस्टीन नाम की लड़की तैनात थी। क्रिस्टीन ट्रेस की बहुत अच्छी दोस्त थी, इसलिए उसने बिना किसी दिक्कत के उन सब का गेट पास क्लियर कर दिया। क्रिस्टीन की मदद से वो आसानी से चेक पॉइंट पार कर गए और कुछ ही देर में उस विशाल दीवार के पास पहुंच गए। क्रिस्टीन भी उनके साथ ही गई, क्योंकि वो भी इस पूरे मिशन का हिस्सा थी। अब वो सब उस दीवार को पार करने के लिए एकदम तैयार थे और इसके लिए जरूरी सारा सामान भी वो अपने साथ लाए थे। लेकिन इतनी बड़ी खबर भला कैसे छिपती? कुछ ही देर में एविलियन के लोगों को पता चल गया कि ट्रेस अपने दोस्तों के साथ दीवार फांदने की कोशिश कर रहा है। उनकी पूरी टीम उन्हें पकड़ने के लिए तैयार हो गई और तेजी से दीवार की तरफ दौड़ पड़ी। इधर ट्रेस और बाकी सबने अपनी बॉडी पर कुछ डिवाइसेस सेट कर लिए थे, जिनकी मदद से वो दीवार पर चढ़ने वाले थे। उन्होंने दीवार पर चढ़ना शुरू किया और उन डिवाइसेस की वजह से वो उछल कर बहुत आसानी से ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे। वो दीवार के ऊपर तक पहुंच तो गए, लेकिन वहां बहुत सारे तार लगे हुए थे जिन्हें पार करके ही आगे जाना मुमकिन था। क्रिस्टीन ने जैसे ही तार काटकर रास्ता बनाने की कोशिश की, उसे जोर का इलेक्ट्रिक शॉक लगा और वो नीचे गिर गई। उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि उन तारों में करंट दौड़ रहा है। इसके बाद उन्होंने कई बार कोशिश की, लेकिन बार बार उन्हें बिजली के झटके लग रहे थे। दूसरी तरफ नीचे एविलियन के लोग भी पहुंच चुके थे। अब ऊपर बिजली का खतरा था और नीचे मौत बनकर खड़ी एविलियन की टीम। वो दीवार के बीच में ही फंस गए और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्योंकि पकड़े जाने का मतलब था सबके सामने मौत। तभी एविलियन के लोगों ने उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। कोई और रास्ता न देखकर ट्रेस और टॉबी तुरंत नीचे उतरे और अपनी पावरफुल गन्स से जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। उनकी गन्स काफी एडवांस थीं, जिनमें उन्होंने एक्स्ट्रा पावर फिट की थी। जब उन्होंने लगातार फायरिंग की तो उन गन्स की पावर से एविलियन की गाड़ियों में आग लग गई और एक एक करके सारी गाड़ियां तबाह होने लगी। इस हमले में एविलियन के ज्यादातर आदमी मारे गए। इसी दौरान वहां हुए बड़े बड़े धमाकों की वजह से बिजली के तारों में पावर का तालमेल बिगड़ गया। देखते ही देखते मेन पावर सप्लाई का कनेक्शन दीवार के ऊपर वाले तारों से टूट गया और तार कटकर गिर गए। अब उन तारों से करंट खत्म हो चुका था। मौका मिलते ही वो पांचों जल्दी से दीवार पर चढ़ गए। नीचे अब उन्हें कोई खतरा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही वो ऊपर खड़े होकर अपने अगले प्लान की बात कर रहे थे, तभी एविलियन के एक बचे हुए आदमी ने क्रिस्टीन को गोली मार दी। क्रिस्टीन की मौके पर ही मौत हो गई और वो चाहकर भी उसके लिए अब कुछ नहीं कर सकते थे। भारी मन से उन्होंने इस सच को कबूल किया और आगे बढ़ गए। वो अपने डिवाइसेस के सहारे किसी तरह दीवार के दूसरी तरफ नीचे उतरने लगे, लेकिन जब वो नीचे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं था। यहाँ तक कि कोई घर मकान भी नजर नहीं आ रहा था। क्या इसका मतलब ये था कि एविलियन ने उनसे सच कहा था? सच जानने के लिए वो चारों तरफ घूम घूम कर देखने लगे, पर वहां रेगिस्तान के अलावा और कुछ नहीं था। ये देखकर सब बहुत निराश हो गए, लेकिन फिर भी हिम्मत न हारते हुए वो आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें पानी की एक लहर बहती हुई दिखी, जिसका रंग बिल्कुल लाल था। हद तो तब हो गई जब बारिश
बारिश शुरू हुई और उन्होंने देखा कि बारिश का पानी भी लाल रंग का है। वो ये देखकर दंग रह गए कि उनके शहर और इस जगह के बीच बस कुछ ही किलोमीटर का फासला है, फिर भी दोनों जगहों के मौसम में इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ा और आगे जाने पर उन्हें रहने लायक एक जगह दिखी तो वो उसके अंदर चले गए, पर वहाँ भी कोई नहीं था। वो सब वहाँ चुपचाप बैठ गए। सब काफी अपसेट थे क्योंकि वो एक बड़ी उम्मीद लेकर दीवार के बाहर आए थे कि शायद यहाँ कोई नई दुनिया होगी जिसे इंसानों ने मिलकर फिर से बसा लिया होगा। अब उन्हें लगने लगा था कि क्या उन्होंने यहाँ आकर कोई गलती कर दी है, पर अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही बाहर बारिश थमी, उन्होंने फिर से आगे बढ़ना शुरू किया। तभी अचानक वहाँ कुछ उड़ने वाली गाड़ियां आ गईं। ये एविलियन के लोगों की गाड़ियां थीं। उन गाड़ियों से उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। ट्रेस और उसके साथी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगे और एविलियन के लोग उनका पीछा करने लगे। भागते भागते जब वो काफी दूर निकल आए तो अचानक उनके सामने एक इनविजिबल दीवार आ गई। उस दीवार के पीछे एक अनजान रास्ता था जहाँ सैकड़ों सोल्जर्स खड़े थे। उनके पास बहुत ही हाईटेक डिवाइसेस और रोबोटिक सोल्जर्स भी थे। उन्हें देखकर ट्रेस और बाकी सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तभी एक सोल्जर ने ट्रेस और उसके साथियों को अपने पास बुला लिया। जैसे ही वो अंदर आए, उन सोल्जर्स ने अपने रोबोटिक सोल्जर्स के जरिए पीछा कर रहे एविलियन के लोगों और उनकी गाड़ियों को पल भर में उड़ा दिया। ट्रेस और उसके दोस्त समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और ये लोग कौन हैं। पर एक बात तो साफ थी कि उनका शक सही निकला। पूरी दुनिया में अब भी इंसान जिंदा हैं और वो काफी एडवांस्ड हो चुके हैं। ये सोचकर वो सब बहुत खुश हो गए। अब जब वो सब उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देने ही वाले थे, तभी एक सोल्जर ने उन्हें रोक दिया। उसने बताया कि वे उनके बारे में पहले से ही सब कुछ जानते हैं, यहाँ तक कि वे लोग काफी समय से उनका इंतजार कर रहे थे कि वे कब उन तक पहुंचेंगे। इसके बाद वहाँ के सोल्जर्स उन्हें एक बेहद एडवांस डिवाइस के जरिए जेनेटिक वेलफेयर नाम की एक कॉलोनी में ले आए। जब ट्रेस और उसके साथी उस जगह पहुंचे तो वहाँ का नजारा देखकर दंग रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है। वहाँ की हर चीज इतनी मॉडर्न थी कि उन्हें लगा जैसे वे कई साल आगे के फ्यूचर में आ गए हों। वहाँ मौजूद हर इंसान उन्हें पहले से पहचान रहा था। वहाँ उन सबको एक प्लाज्मा ग्लोब के जरिए कुछ खास चैम्बर्स में ले जाया गया, जहाँ उन्हें स्कैन करके पूरी तरह से रिफ्रेश कर दिया गया। जब वे कॉलोनी के बिल्कुल अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके कपड़े अपने आप बदल चुके हैं और अब वे सब सफेद रंग की ड्रेस में थे। तभी उनके सामने कुछ वीडियो प्रोजेक्ट्स चालू हुए जिन्हें बहुत पहले ही तैयार किया गया था। इन वीडियो के जरिए उन्हें बताया गया कि आज से कई साल पहले पृथ्वी पर पॉल्यूशन इतना बढ़ गया था कि ये इंसानों के रहने लायक नहीं बची थी। लोगों को खतरनाक बीमारियां होने लगी थीं और आबादी तेजी से गिरने लगी थी। अगर ऐसा ही चलता रहता तो एक दिन इंसान पूरी तरह खत्म हो जाते। अब वैज्ञानिकों ने काफी रिसर्च के बाद एक रास्ता निकाला, डीएनए मॉडिफिकेशन। उस वक्त नई टेक्नोलॉजी की मदद से हर इंसान के डीएनए को मॉडिफाई किया गया। इस बदलाव से लोग अंदर से बिल्कुल परफेक्ट हो रहे थे। उनकी इम्यूनिटी इतनी बढ़ गई कि पॉल्यूशन उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। लेकिन इस डीएनए मॉडिफिकेशन के कुछ साइड इफेक्ट्स भी थे। इसने कुछ लोगों को बहुत ज्यादा ताकतवर बना दिया तो कुछ को बहुत कमजोर। जो लोग ताकतवर वाली कैटेगरी में आए वे धीरे धीरे बहुत बेदर्द और पत्थर दिल होते गए। उनका बर्ताव पूरी तरह बदल गया और वे खुद को सबसे बड़ा और पावरफुल समझने लगे। दूसरी तरफ जो लोग वीक यानी शांत स्वभाव के थे वे इतने ज्यादा शांत हो गए कि उनका किसी भी काम में मन ही नहीं लगता था। वे एकदम आलसी बन गए। मतलब इस डीएनए मॉडिफिकेशन की वजह से धीरे धीरे दुनिया के लोग अलग अलग कैटेगरीज में बंट गए। कोई बहुत शांत हो गया, कोई बहुत गुस्सैल, तो कोई हद से ज्यादा ताकतवर। और जो इंसान जिस कैटेगरी में था उसकी अगली जनरेशन भी वैसी ही होने लगी। इसकी वजह से अलग अलग कैटेगरी के लोगों के बीच झगड़े और विवाद बढ़ने लगे, जिसने धीरे धीरे एक वर्ल्ड वॉर का रूप ले लिया। इसी जंग की वजह से पूरी दुनिया तबाह हो गई थी और साइंटिस्ट्स अपनी डीएनए मॉडिफिकेशन वाली रिसर्च को आगे नहीं बढ़ा पाए। अब दुनिया में जितनी भी आबादी बची थी उसे जिंदा रखने के लिए वैज्ञानिकों ने धरती पर अलग अलग जगहों पर छोटे छोटे शहर बनाए और हर शहर को ऊंची और मजबूत दीवारों से बंद कर दिया। यानी ट्रेस और टॉबी इतने सालों से जिस शहर में रह रहे थे उसे असल में एविलियन ने नहीं बल्कि उन वैज्ञानिकों ने बनाया था। मकसद सिर्फ इतना था कि आने वाली पीढ़ी वहां सुरक्षित रह सके और वैज्ञानिक अपनी रिसर्च जारी रख सके ताकि डीएनए मॉडिफिकेशन के साइड इफेक्ट्स खत्म किए जा सके और धीरे धीरे पृथ्वी को फिर से पहले जैसा बनाया जा सके। ट्रेस और उसके साथियों को अब इन सारी बातों का पता चल जाता है। तभी वहां मैथ्यू नाम का एक इंचार्ज आता है और उन सबको एक अलग जगह पर ले जाता है जहां उन्हें वहां के तौर तरीके और नियम सिखाए जाएंगे। जब वे उस जगह पर पहुंचते हैं तो वहां और भी बहुत से लोगों को देखते हैं। वे सब भी ट्रेस और टॉबी की तरह ही थे, यानी वे भी अपने अपने शहरों की दीवारें लांघकर यहां तक पहुंचने में कामयाब रहे थे। वे सब ट्रेस और उसके साथियों को देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि एक दिन ये लोग भी उनके साथ जरूर शामिल होंगे। इसके बाद मैथ्यू वहां ट्रेस और उसकी टीम को बाकी सभी लोगों से मिलवाता है। दूसरी तरफ हम एविलियन और उसके लोगों को देखते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्से में थे। एविलियन अपने बेटे ट्रेस की इन हरकतों के बारे में जानकर बुरी तरह भड़क जाती है और अपनी टीम के लीडर मार्क को जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म देती है। इधर ट्रेस, टॉबी और उनके साथी यहाँ की हर चीज को करीब से देख रहे थे। वैसे तो यहाँ सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन फिर भी ट्रेस और टॉबी को कुछ गड़बड़ होने का शक हो रहा था। खासकर ट्रेस को ये सब कुछ हजम नहीं हो रहा था। जब वो दोनों इस बारे में बात कर रहे थे तभी वहाँ मैथ्यू आ जाता है। मैथ्यू टॉबी से कहता है कि यहाँ के डायरेक्टर ने उसे इमरजेंसी में बुलाया है और वो भी अकेले।
ट्रेस टॉबी को अकेले नहीं भेजना चाहता था, पर वो कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि आखिर इन लोगों ने ही उनकी जान बचाई थी और उन्हें खाना, कपड़े और रहने की जगह दी थी। टॉबी मैथ्यू के साथ डायरेक्टर के पास चली जाती है जिसका नाम टॉम था। टॉम टॉबी को देखकर बहुत खुश होता है और कहता है, हम सब इतने दिनों से तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। हमें तुम्हारे जैसे ही लोगों की जरूरत है जिनका डीएनए एकदम फ्रेश हो। अगर हम तुम्हारे डीएनए पर रिसर्च करते हैं तो इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि तुम्हारा डीएनए बहुत पावरफुल है। टॉम उसे बताता है कि जब वो लोग यहाँ आए थे तब प्लाज्मा चैम्बर में उनके डीएनए की जांच की गई थी। उन सब में टॉबी ही इकलौती ऐसी इंसान है जिसका डीएनए इतना स्ट्रॉन्ग और नॉर्मल है। टॉम कहता है, डीएनए मॉडिफिकेशन के बाद तुम अगली जनरेशन हो तो तुम पर भी जेनेटिक असर होना चाहिए था, लेकिन तुम्हारा डीएनए एक नॉर्मल इंसान की तरह रिपेयर हो चुका है। हम बस ये जानना चाहते हैं कि ये रिपेयर कैसे हुआ ताकि हम बाकी लोगों का डीएनए भी ठीक कर सकें। टॉबी को टॉम से ये भी पता चलता है कि उसकी माँ भी कभी इन्हीं लोगों के साथ काम करती थी। उसकी माँ का जन्म इस जहरीले माहौल में हुआ था, तब इसी कॉलोनी के लोगों ने उनकी जान बचाई थी। बाद में उसकी माँ भी इस रिसर्च से जुड़ गई थी। टॉबी को थोड़ा शक तो होता है, लेकिन जब टॉम उसे उसकी माँ की कुछ पुरानी यादें दिखाता है तो उसे यकीन हो जाता है। टॉबी सोचती है कि अगर उसके जरिए आने वाली पीढ़ियां बच सकती हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है और वो रिसर्च के लिए मान जाती है। टॉम से बात करने के बाद टॉबी ट्रेस के पास जाती है और उसे सब सच सच बता देती है, लेकिन ट्रेस को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो टॉबी को इस रिसर्च से दूर रहने को कहता है। टॉबी उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये पूरी दुनिया के लिए जरूरी है और उसकी माँ का भी यही सपना था। आखिर में ट्रेस भी मान जाता है। अब टॉबी का रोज का काम रिसर्च के लिए टॉम के पास जाना बन गया था। वहीं दूसरी तरफ ट्रेस और उसके एक साथी को रोज मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाने लगी क्योंकि उनका डीएनए काफी स्ट्रॉन्ग था और वो इस ट्रेनिंग को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते थे। दूसरी तरफ ट्रेस के बाकी दो साथियों कोलाप और डेविड को पूरे शहर की देखरेख की जिम्मेदारी दी जाती है। मौसम से लेकर शहर के हर कोने में क्या हो रहा है इन सब पर नजर रखना अब उनका काम था। यहाँ तक कि वे उस पुराने शहर पर भी नजर रख सकते थे जिसकी दीवारें फांदकर वे आए थे। ये सब वे एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए आराम से कर पा रहे थे, इसलिए उन्हें अपनी ये जॉब काफी इंटरेस्टिंग लग रही थी। उधर ट्रेस और उसकी दोस्त लीना दिन रात मिलिट्री ट्रेनिंग में जुटे हुए थे। एक एक करके वे फाइटिंग की मुश्किल से मुश्किल स्किल्स सीख रहे थे। वे दोनों पहले से ही काफी स्ट्रांग थे, इसलिए बहुत कम समय में उनका ट्रेनिंग लेवल काफी ऊपर पहुंच गया और वे हर लेवल को आसानी से पार कर रहे थे। एक दिन जब कोलाप अपने चेंबर में बैठकर शहर पर नजर रख रहा था, तब उसने देखा कि एविलियन और जोहिना के बीच बहस हो रही है। जोहिना वही औरत थी जो शहर की लीडर बनना चाहती थी। उन दोनों के बीच लीडरशिप को लेकर झगड़ा इतना बढ़ गया कि उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। ये सब देखकर कोलाप परेशान हो गया और भागकर ट्रेस के पास पहुंचा। उसने बताया कि उनके पुराने शहर में बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली है। ट्रेस ये सुनकर काफी टेंशन में आ गया क्योंकि जंग का मतलब था मासूमों की मौत और शहर की तबाही। ट्रेस ने ये बात टॉबी को बताई, लेकिन टॉबी इसे बहुत सीरियसली नहीं ले रही थी। ट्रेस ने टॉबी से कहा, तुम किसी भी तरह डायरेक्टर टॉम को ये बात बताओ, वही सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं और ये शहर भी उन्होंने ही बनाए हैं। मुझे यकीन है वो कुछ न कुछ जरूर करेंगे। तुम उनकी रिसर्च का इतना बड़ा हिस्सा हो, वो तुम्हारी बात जरूर मानेंगे। टॉबी ने कहा कि वह कोशिश करेगी, पर उसका रवैया थोड़ा टालमटोल वाला था। टॉबी ने आगे कहा, मैं डायरेक्टर से बात तो करूंगी, पर उससे पहले मुझे उनके साथ एक इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट के लिए जाना है, उसके बाद ही मैं कह पाऊंगी। ट्रेस को टॉबी का ये बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि टॉबी इतनी बदल कैसे गई और इतनी सीरियस बात को नजरअंदाज क्यों कर रही है। टॉबी को खोने के डर और उसकी बेरुखी से ट्रेस काफी डिप्रेस्ड हो गया। खुद को शांत रखने और ध्यान भटकाने के लिए ट्रेस अपनी मिलिट्री टीम के साथ एक रेस्क्यू मिशन पर निकल गया। वे अपनी हाईटेक गाड़ियों के जरिए एक दूर दराज वाले झुग्गी इलाके में जा रहे थे। वहाँ के हालात बहुत खराब थे और लोग बड़ी मुश्किल से जी रहे थे। ट्रेस को लगा कि वे उन लोगों को बचाकर अपनी कॉलोनी में लाएंगे, लेकिन जैसे ही वे वहाँ पहुंचे, ट्रेस के सामने वहाँ की कड़वी सच्चाई आ गई। वे लोग वहाँ किसी को बचाने नहीं आए थे, बल्कि मिलिट्री के जवान वहाँ के लोगों पर जुल्म कर रहे थे और जबरदस्ती उनके बच्चों को उनसे छीन रहे थे। असल में इन सभी बच्चों को उठाकर जेनेटिक वेलफेयर भेजा जाता है और वहाँ हर बच्चे की याददाश्त पूरी तरह मिटा दी जाती है। इससे उन बच्चों को कुछ भी याद नहीं रहता। फिर डायरेक्टर टॉम उन पर डीएनए मॉडिफिकेशन की रिसर्च करता है और वे सालों से ऐसा ही करते आ रहे हैं। जब ट्रेस को ये सब पता चलता है तो वो दंग रह जाता है। उसे ये सब बिल्कुल भी सही नहीं लगता, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के लिए किसी माँ से उसका बच्चा छीनना सरासर अन्याय है। ट्रेस को अब यकीन हो गया था कि यहाँ और भी बहुत से राज दफन हैं जिन्हें जानना जरूरी है। इसलिए वह अपने साथियों को इकट्ठा करता है और कोलाप और डेविड के वर्क प्लेस पर जाकर अपने पुराने शहर पर नजर रखने लगता है। वहाँ उसे पता चलता है कि एविलियन और जोहिना के दोनों ग्रुप्स एक बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं और हथियारों के साथ रेडी हैं। ट्रेस सोचता है कि किसी भी तरह इस जंग को रोकना होगा, इसलिए वो टॉबी को यहाँ की सारी सच्चाई बताने का
फैसला करता है। हालांकि डायरेक्टर के रूम में आम लोगों का जाना मना था, लेकिन ट्रेस एक एम्प्लॉय की मदद से लिफ्ट के जरिए रिसर्च रूम तक पहुंच जाता है। खुशकिस्मती से वहां टॉबी अकेली थी। ट्रेस उससे कहता है, टॉबी, तुम यहाँ के बारे में कुछ नहीं जानती। यहाँ का कोई भी इंसान अच्छा नहीं है। ये लोग अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मासूमों पर टॉर्चर करते हैं। ये जगह वैसी नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। तभी वहाँ टॉम अपने लोगों के साथ आ जाता है और टॉबी को बरगलाने की कोशिश करने लगता है। टॉम कहता है कि ट्रेस उन्हें गलत समझ रहा है। वे बच्चों को लाते जरूर हैं, पर उन पर टेस्ट करके उन्हें छोड़ देते हैं और रिसर्च सिर्फ उनकी मर्जी से की जाती है। ट्रेस बार बार टॉबी को टॉम पर यकीन न करने के लिए कहता है, क्योंकि उसने सब अपनी आंखों से देखा था। लेकिन टॉबी को अब ट्रेस की बातों पर भरोसा नहीं रहा। उसे लगा कि शायद ट्रेस ही सब कुछ गलत समझ रहा है। वह उसकी बात अनसुनी करके टॉम के साथ एक बड़ी डील के लिए चली जाती है। इधर मैथ्यू ट्रेस से कहता है, अगर तुम्हें हम पर इतना ही शक है तो तुम वापस अपने शहर जा सकते हो। हम खुद तुम्हें वहां छोड़ आएंगे। ट्रेस का दिल पूरी तरह टूट चुका था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि टॉबी अब उससे प्यार नहीं करती, वरना वो उसकी बात पर यकीन जरूर करती। उसे लगा कि उसने टॉबी को हमेशा के लिए खो दिया है। वह अब और वहां नहीं रुकना चाहता था और न ही इन लोगों के गलत कामों का हिस्सा बनना चाहता था। इसलिए वह मिलिट्री के साथ वापस अपने शहर की तरफ रवाना हो गया। लेकिन जब ट्रेस मैथ्यू के साथ एयरशिप में बैठा था, तभी मैथ्यू चुपके से उसके कान में कहता है, सुनो ट्रेस, ये लोग तुम्हें तुम्हारे शहर वापस नहीं ले जा रहे हैं, क्योंकि वहां तक पहुंचने वाला एयरशिप सिर्फ टॉम के पास है। तुम्हारी जान खतरे में है। इतना कहकर मैथ्यू वहां से हट जाता है। चूंकि ट्रेस मिलिट्री फोर्स में टॉप लेवल की ट्रेनिंग ले चुका था, इसलिए उसने एयरशिप के अंदर ही सोल्जर्स से लड़ना शुरू कर दिया। सोल्जर्स उसे जान से मारना चाहते थे, पर ट्रेस के पास एक पावरफुल गन थी और अपनी फाइटिंग स्किल्स की मदद से उसने एक एक करके सबको ढेर कर दिया। मगर इस लड़ाई के चक्कर में एयरशिप का बैलेंस बिगड़ गया और वो सीधा एक रेगिस्तानी इलाके में जा गिरा और पूरी तरह तबाह हो गया। दूसरी तरफ टॉम टॉबी को लेकर एक अलग जगह पर आता है, जो उनकी कॉलोनी से भी ज्यादा एडवांस्ड थी। ये वो जगह थी जहां बड़े बड़े रईस लोगों के साथ जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स की डील्स होती थी। आज भी वहां कई लोग आए हुए थे और टॉम ने टॉबी को उन सबसे मिलवाया। लेकिन कुछ ही देर में टॉबी के सामने टॉम का असली चेहरा आ जाता है। उसे पता चलता है कि वहां आए लोग किसी जेनेटिक एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं, बल्कि उन बच्चों को खरीदने आए हैं जिन्हें टॉम के लोगों ने बस्ती से किडनैप किया था। टॉम की बातें सुनकर टॉबी को एहसास होता है कि ट्रेस ने जो भी कहा था वो सब सच था। टॉम एक बहुत ही घटिया इंसान है। फिर भी टॉबी खुद को शांत रखती है और टॉम को भनक भी नहीं लगने देती कि उसे सब पता चल गया है। उधर ट्रेस और मैथ्यू उस क्रैश हुए शिप से किसी तरह बाहर निकलते हैं। ट्रेस को अपने पुराने शहर की फिक्र हो रही थी जहां जंग होने वाली थी। मैथ्यू एक नेक इंसान था, इसलिए उसने ट्रेस को एक गेट पास दिया ताकि वो शहर में एंट्री कर सके। साथ ही उसने टॉम के बारे में और भी डरावनी बातें बताई कि टॉम अपने मकसद के लिए किसी का भी खून कर सकता है। ट्रेस सबसे पहले अपने शहर जाकर जंग रोकना चाहता था, पर उसने मैथ्यू के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। उसने मैथ्यू से कहा कि वो टॉबी के पास जाए और उससे झूठ बोले कि ट्रेस ने उसे घायल हालत में अकेला छोड़ दिया और उसकी कोई मदद नहीं की। मैथ्यू वैसा ही करता है। वो टॉबी के पास जाकर कहता है कि ट्रेस ने उसे चोट पहुंचाई और मरता हुआ छोड़कर भाग गया। लेकिन ये बात सुनकर टॉबी तुरंत ट्रेस का प्लान समझ गई, क्योंकि वह जानती थी कि ट्रेस ऐसा इंसान है ही नहीं जो किसी घायल को बेसहारा छोड़ दे। जैसे ही टॉम वहां से थोड़ा दूर गया, मैथ्यू ने टॉबी को सच बता दिया कि ट्रेस को उसकी मदद की जरूरत है। टॉबी फौरन अपने भाई कोलाब के पास गई, जो शहर की निगरानी का काम कर रहा था। टॉबी ने कोलाब से कहा कि किसी भी तरह शहर की लीडर यानी एविलियन से कांटेक्ट करो और उसे बताओ कि उसका बेटा बहुत बड़ी मुसीबत में है, इसलिए वो अपनी टीम लेकर उसकी मदद के लिए आए। दूसरी तरफ हम ट्रेस को देखते हैं, जिसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। फिर भी वो धीरे धीरे अपने शहर की ओर बढ़ रहा था, पर एक जगह आकर उसकी हिम्मत जवाब दे गई और वो वहीं चुपचाप बैठ गया। तभी वहां एविलियन अपने लोगों के साथ पहुंच गई और ट्रेस को अपने साथ शहर वापस ले आई। जब ट्रेस को थोड़ा होश आया तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे सब पता चल गया है कि इन सब के पीछे डायरेक्टर टॉम का हाथ है, लेकिन तुम लोग शहर में जंग क्यों करने जा रहे हो? इसमें बहुत से बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। पर हमेशा की तरह एविलियन ने अपने बेटे की एक न सुनी और वहां से चली गई। ट्रेस को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और उसने वहां से निकलने की कोशिश की। जब एविलियन के लोगों ने उसे रोकना चाहा तो उसने उनसे लड़ना शुरू कर दिया, लेकिन वहां इतने ज्यादा लोग थे कि ट्रेस अकेला उन पर भारी नहीं पड़ सका और एविलियन के आदमियों ने उसे जेल में बंद कर दिया। इधर टॉबी को जब इन सब बातों का पता चला तो उसे बहुत पछतावा हुआ। उसे लगा कि काश उसने पहले ही ट्रेस की बात मान ली होती तो आज ये नौबत न आती। अब टॉबी को कोई न कोई रास्ता निकालना ही था। वह सीधा टॉम के पास गई और उसे ये सब रोकने को कहा, लेकिन टॉम ने उसकी बात अनसुनी कर दी। तब टॉबी चुपके से टॉम के एक एडवांस्ड एयरशिप में चढ़ गई और उसे उड़ाकर अपने शहर की तरफ निकल पड़ी। उसके साथ कोलाब और लीना भी थे। जब टॉम को इस बारे में पता चला तो उसने अपने आदमियों को उनके पीछे लगा दिया, लेकिन टॉबी जिस एयरशिप में थी वो टॉम का खास शिप था। कॉलोनी के चारों तरफ जो इनविजिबल दीवार थी उसे सिर्फ टॉम के एयरशिप से ही पार किया जा सकता था, इसलिए टॉबी और उसके साथी तो दीवार पार कर गए, लेकिन टॉम के आदमी साधारण एयरशिप में होने की वजह से वहीं रुक गए और उन्हें पकड़ नहीं पाए। इधर टॉबी और उसके साथी किसी तरह अपने शहर के करीब पहुंच गए थे।
लेकिन तब तक एविलियन और जोहिना के बीच जंग बस शुरू ही होने वाली थी। एविलियन इस जंग को जीतने के लिए एक खास तरह की गैस का इस्तेमाल करना चाहती थी। इस गैस की खासियत ये थी कि अगर ये किसी इंसान की नाक के जरिए अंदर चली जाए तो उसकी सारी याददाश्त मिट जाएगी। इससे लोग जंग के बारे में सब कुछ भूल जाएंगे और एविलियन आसानी से जीत जाएगी। लेकिन इस सब में सबसे ज्यादा फायदा टॉम का था। अगर शहर के लोगों की याददाश्त चली जाती तो टॉम उन सबको अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उठा ले जाता। शहर में घुसते ही टॉबी और लीना ने पूरी तैयारी कर ली। वे अपनी पावरफुल गन्स और डिवाइसेस लेकर सीधा ट्रेस को छुड़ाने निकल पड़ी। वहां एविलियन के कई सोल्जर्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी के दम पर उन्होंने सबको हरा दिया और ट्रेस तक पहुंच गई। ट्रेस उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और फिर वो तीनों वहां से निकल गए। दूसरी तरफ एविलियन का एक साथी था पीटर, जो उसे बार बार शहर में गैस छोड़ने के लिए उकसा रहा था। असल में पीटर टॉम का ही एक जासूस था जो एविलियन के साथ मिलकर काम कर रहा था। एविलियन गैस छोड़ने को लेकर थोड़ी हिचकिचा रही थी, लेकिन पीटर के बार बार कहने पर जैसे ही वो बटन दबाने वाली थी तभी वहां ट्रेस और टॉबी पहुंच गए। उन दोनों ने मिलकर एविलियन को टॉम के असली प्लान के बारे में बताया। उन्होंने समझाया कि गैस की वजह से जिन लोगों की याददाश्त जाएगी टॉम उन्हें गुलाम बना लेगा और इसमें उसके अपने बेटे की जान को भी खतरा हो सकता है। ट्रेस ने अपनी माँ को इमोशनली समझाने की कोशिश की। जैसे ही एविलियन इमोशनल हुई, पीटर ने उसे गोली मार दी और खुद गैस वाला बटन दबा दिया। देखते ही देखते पूरे शहर में वो गैस फैलने लगी। उधर कोलाब जब शहर के ये हालात देख रहा था तो वो टॉम के एयरशिप की टेक्नोलॉजी के जरिए इस गैस को रोकने का रास्ता ढूंढने लगा। टॉम इन सब पर नजर रखे हुए था। गैस धीरे धीरे पूरे शहर में फैल चुकी थी, यहाँ तक कि वो जमीन के नीचे पीटर की लैब तक भी पहुंच गई। पीटर को ये नहीं पता था कि गैस को बंद कैसे करना है, इसलिए अब उसे अपनी खुद की याददाश्त खोने का डर सताने लगा। डर के मारे उसने दरवाजा खोल दिया ताकि टॉबी और ट्रेस कुछ कर सके। टॉबी ने तुरंत चेक किया कि इस गैस का मेन सोर्स कहाँ है। उन्हें पता चला कि ये गैस एक अंडरग्राउंड टनल से आ रही है। ट्रेस फौरन उस टनल की तरफ भागा, लेकिन वहां टॉम उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। असल में इस जगह की हर चीज का कंट्रोल टॉम के पास ही था, इसलिए वह वहां अलग अलग इल्यूशंस पैदा करके टॉबी को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ तक कि वो अलग अलग डिवाइसेस के जरिए टॉबी को जान से मारना चाहता था। लेकिन टॉबी ने जेनेटिक वेलफेयर में बहुत ही कठिन ट्रेनिंग ली थी, जिसकी वजह से वो बड़ी आसानी से उन सभी इल्यूशंस और खतरों को पार कर गई। अब टॉम को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो किस जाल के जरिए टॉबी को रोके। इसी बीच टॉबी किसी तरह उस मेन सोर्स तक पहुंच गई जहां से वो गैस रिलीज हो रही थी। उसने बिना वक्त बर्बाद किए अपने पावरफुल हथियार से सीधे उस मशीन पर फायर किया और उसे तबाह कर दिया। मशीन के डिस्ट्रॉय होते ही गैस का निकलना बंद हो गया और जितनी गैस हवा में फैली थी वो धीरे धीरे गायब हो गई। इस तरह शहर का हर इंसान अब पूरी तरह सुरक्षित था। अब शहर के बीचों बीच जो होलोग्राम वीडियो सिस्टम था, वहां आकर टॉबी ने हर नागरिक को संबोधित किया। उसने कहा, हम कुछ लोग इस दीवार के दूसरी पार गए थे और हमने आज की दुनिया की सारी कड़वी सच्चाई अपनी आंखों से देखी है। इतना कहकर टॉबी ने शहर वालों को टॉम के काले कारनामों और पूरी हकीकत के बारे में बता दिया। आखिर में उसने सबको समझाते हुए कहा, हम अभी जिस शहर में रह रहे हैं यही हमारे लिए सबसे सुरक्षित जगह है, इसलिए पावर के लिए आपस में लड़ने के बजाय हमें मिलजुल कर रहना होगा। हमें एक दूसरे की मुश्किलों में साथ खड़ा होना होगा। अगर हम सब इसी तरह एकजुट होकर रहेंगे तो एक दिन हम कोई न कोई रास्ता निकाल कर पूरी दुनिया को फिर से पहले जैसा खूबसूरत बना देंगे। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।